नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में G20 बैठक आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जहां पर मुख्यमंत्री ने इस माह के अंत में रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की भी कोई कमी ना रहे, ये भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू और शासन के उच्च अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त कुमाऊं और जिला अधिकारी उद्धम सिंह जुड़े रहे। वहीं आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 की राज्य में आयोजित होने वाली बैठकों से विश्व स्तर पर उत्तराखंड की पहचान बनने का अच्छा अवसर है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस आयोजन की व्यवस्थाओं की समय से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और जैव विविधता से पूरे विश्व को परिचित कराने का भी यह अवसर है। इसके लिए सभी स्तरों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने व्यापक जन जागरूकता के प्रचार पर भी बल दिया। तो वहीं दिनेशपुर नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार के आवास पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण विषय पर शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा रहे। वहीं उन्होंने मुख्य अतिथि और शक्ति केंद्र का संयोजक अध्यक्षता किया और साथ ही कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़कर सुनवाया। आपको बताते चले कि इसके अलावा बीजेपी ने किए गए कामों का व्याख्यान भी किया और इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को शक्ति केंद्र के लोगों को 4 भागों में बांटकर पढ़कर सुनाया जाए। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में किए गए कामों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विस्तृत रूप से कार्यकर्ताओं को बताया गया और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों की तैयारी पहले से ही कर रखी है और भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयार है। केंद्र पर प्रत्येक बूथ से 50 की संख्या है, यानी प्रत्येक शक्ति केंद्र पर लगभग 200 की संख्या का एक कार्यक्रम होना है और जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमारे 4 कार्यकर्ताओं द्वारा पढ़ा जाएगा। यानी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 9 वर्ष का कार्यकाल है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनको हमारे 4 कार्यकर्ताओं के माध्यम से शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं तक, शक्ति केंद्र के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। आज शक्ति केंद्र प्रभारी का सम्मेलन था। आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे मेरे निवास पर राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। जो संसद में पेश हुआ था उसको जो है कार्यकर्ताओं के सम्मुख ये रखा गया। कार्यकर्ता बहुत खुश थे क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं उस कार्य को विभिन्न तरीके से यहाँ पेश किया गया, लोगों को सुनाया गया। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी अपने विधायकों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रही है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ट्रेनिंग कैंप को लेकर कहा कि पार्टी ने 24 मार्च से 28 मार्च के बीच तिथियां निर्धारित की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इसका समापन करे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र से जैसे ही तिथियों का निर्धारण हो जाएगा उसके बाद विधायकों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि विधायकों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी JP नड्डा ने बताया गया। तो आपको बताते चले कि जहां पर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र से जैसे ही तिथियों का
निर्धारण हो जाएगा। इसके बाद विधायकों के लिए ट्रेनिंग कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। और 2 तिथि हमने दी हैं 24, 25, 26 या 26, 27, 28 जो भी तिथि केंद्र आपको प्राप्त होगी हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का अपना 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप हम उत्तराखंड में लगाने वाले हैं, जिसमें हमने अनुरोध किया देश के प्रधानमंत्री से, उसके उद्घाटन में हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी उसके समापन अवसर पर हैं। इस कार्यक्रम की तिथि जैसे केंद्र से तय होकर आएगी हम आपको बताएंगे। और 2 तिथि तो राजधानी देहरादून के मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अन्य अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के सेवा काल की अवधि 15 मार्च तक रखी गई है। अब कोविड काल में मिले संविदा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है और वो लगातार अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। दरअसल इन कर्मचारियों को कोविड के दृष्टिगत रखा गया था और इनकी सेवाएं बीते 15 मार्च तक ही थी, जिसके बारे में इन्हें सूचित किया जा चुका है। वहीं अस्पताल में MSYS राजीव ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया तो कर्मचारियों का ना होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। हालांकि उन्हें भी दुख है कि कोविड काल में लगे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसके लिए उन्होंने शासन को पत्र भी लिखा है और अस्पताल को MSYS रिजवी ने कहा कि फिलहाल इस पूरे मामले पर शासन स्तर से भी पूछताछ की जा रही है। तो आपको बताते चले कि स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड काल के टाइम बाहर का रास्ता दिखाया गया था, जहां पर हालांकि उन्हें भी इसका दुख है और वही कोविड काल में लगे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसको लेकर उन्होंने शासन को पत्र भी लिखा है और अस्पताल के MSYS रिजवी ने कहा कि फिलहाल इस पूरे मामले पर शासन स्तर से पूछताछ की जा रही है। ये हमारा जो सेवा विस्तार है 15 मार्च को समाप्त कर दिया है और यहाँ पर शासन के माध्यम से जो हमारा प्रशासन यहाँ पर शासन है मेडिकल कॉलेज का और जो हमारा मेन शासन सचिवालय में बैठा रहता है उनको एक पत्र सौंप दिया गया है कि समस्त कर्मचारियों की आवश्यकता है हमारे मेडिकल कॉलेज में और लगभग पूरे प्रदेश भर में 1662 कर्मचारी हटाए गए हैं। वही हाल समस्त जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज का भी है, क्योंकि सभी जगह लगभग कर्मचारियों की आवश्यकता है प्रेजेंट टाइम में। और हमारी जो मांग है कि जितने भी कर्मचारी हैं सबकी बहाली कर दी जाए, वरना एक आंदोलन के रूप में समस्त कर्मचारी रोड पे उतरने को बेताब है। हमारा ये कहना है कि हमें दोबारा अपने काम पे भेज दिया जाए और हमारे प्रशासन से जो मांग थी उस मांग को करें, मांग को रखें हमारी, कि हमारे को मतलब ऐसे बार बार रख के 6 महीने में हर 6 महीने बाद हटा देते हैं, 6 महीने में लगाते हैं और 6 महीने हटा देते हैं। ठीक है, हमारा घर परिवार है, हमने भी काम करा है, कोविड टाइम में भी इतना काम करा, हम लोगों ने अपने घर परिवार को छोड़ के आए, अपने बच्चों को छोड़ के आए। अब सरकार हमारी तरफ देख ही नहीं रही। उस टाइम तो सबको लगाया चलो भेड़ बकरियों की तरह कि चलो काम मिल गया तुम लोगों को करो, उस टाइम तो उपनल से डाल दिया, आज नर्सिंग स्टाफ को उपनल से डाल दिया, हम लोगों को TDS कंपनी से डाल दिया। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ये केवल एक दुष्प्रचार है कि हमने कर्मचारियों को हटाया है ना। 281 कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आदेश हमारे पास आया था आउटसोर्सिंग एजेंसी TDS के माध्यम से, और ये आदेश केवल कोविड काल के लिए था। तो जिस समय ये नियुक्तियां हुई थी उस समय सारे कर्मचारियों को ये बात बता दी गई थी कि ये नियुक्तियां केवल कोविड तक के लिए है, जिसके अंदर जो तिथि थी वो 15 मार्च थी। उसमें से कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर इस तरह का कोई नियुक्ति पत्र है कि एक सीमित अवधि के लिए दिया जा रहा है। नगर निगम ने इस साल 100% हाउस टैक्स दिए जाने पर जोर दिया है। लगभग 25 ऐसे व्यवसायिक भवन निगम को चिन्हित किया गया है जिन्होंने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है और साथ ही ऐसे भवन मालिकों को निगम ने नोटिस भी जारी किया है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद कई भवन मालिकों ने हाउस टैक्स भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ भवन ऐसे हैं जिनका टैक्स अभी तक बकाया है। आपको बताते चले कि नगर निगम की चिन्हित की गई लिस्ट में कई बड़े नाम जैसे कि विशाल मेगा मार्ट और होटल
रेडियंस भी शामिल है। देहरादून नगर आयुक्त मनोज गोयल के मुताबिक इन सभी भवन स्वामियों ने समय पर टैक्स भुगतान नहीं किया तो नगर निगम इन भवनों को सील करने की कार्रवाई करेगा। और आपको बताते चले कि केवल निजी भवन ही नहीं बल्कि कई सरकारी संस्थानों पर भी भवन कर अभी तक बकाया है। तकरीबन 97 करोड़ रुपया का भवन कर इन सभी सरकारी संस्थाओं ने नगर निगम को जमा नहीं करवाया है, जिसमें पुलिस विभाग, नाबार्ड, दून मेडिकल कॉलेज समेत तकरीबन 47 संस्थान शामिल है। वहीं इस सभी संस्थाओं की ओर से निगम को यह आश्वासन भी दिया गया है कि मार्च फाइनल तक ये सभी संस्था अपना बकाया भुगतान निगम को जमा करवाएंगे। अगर सरकारी संस्थाओं की तरफ से भी कोई देरी होती है तो निगम उन पर भी कोई कोताही नहीं बरतेगा। कई सारे सरकारी विभाग भी इस प्रकार के हैं जिनका भवन कर बकाया है, उनको नोटिस भी दिए जा चुके हैं और उनसे एक समन्वय भी स्थापित है और उनका कहना है कि मार्च एंडिंग तक वो भवन कर जमा करवा देंगे और यदि इस प्रकार से अगर उनके द्वारा भवन कर नहीं जमा कराया जाता है तो एक अंतिम चेतावनी उनको देके उन पर भी कार्रवाई करी जा सकती है। देखिए, काफ़ी संपत्तियां हैं वर्तमान में 20 से 25 जो अधिक भवन कर वाली जिनका सबसे ज़्यादा भवन कर लंबित है उन संपत्तियों पे कार्रवाई चालू की गई है और उनको वारंट इशू करना का काम जो है टैक्स अनुभाग के द्वारा। वहीं श्रीनगर अस्पताल आने वाले किसी भी मरीज को इलाज में कोई दिक्कत ना हो, अस्पताल में आने वाले मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसके लिए अस्पताल के समस्त डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार के लाख वादों के बावजूद भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीशहर इलाके का है, जहां एक ग्रामीण ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए हैं। बताया कि जब उनके करीबी को सड़क हादसे में गंभीर चोटें आने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थलीशहर ले जाया गया तो वहां उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर नहीं मिले। आगे उन्होंने बताया कि साथ ही तत्काल जॉली ग्रांट हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाने को लेकर बेस अस्पताल श्रीनगर से एम्बुलेंस की मांग की तो उन्होंने 4 घंटे कीर्तिनगर में इंतजार करवाया, फिर मरीज को जॉली ग्रांट हॉस्पिटल ले जाया गया। सर, हॉस्पिटल की स्थिति इतनी गंभीर है। परसों मझगांव में एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा एक फ्रेंड था, दोस्त था। तो मैं जैसे वहाँ से एक्सीडेंट वालों को थलीसैन लेकर आए 1 बजे, तो वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं था, ना मेरे को व्हील चेयर मिली। मैं डॉक्टरों को रूम पे लेकर आया और 1 महीने पहले ये न्यूज़ डाली जा रही थी, रोशन ऐठी का कैनूर का प्रधान मिस्टर आनंद नेगी बड़े बड़े न्यूज़ डाल रहे थे कि टैग कर रहे थे कि यहाँ पे एक्सरे अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। तो मेरे को परसों पेशेंट को पट्टी तक नहीं कराई, जोली ग्रांट जाके मैं पट्टी करा पाया। तो मेरे निवेदन है थलीसैन की जनता को और धन सिंह को, जो इतना बड़ा स्वास्थ्य मंत्री बना, वो एक थलीसैन में एक डॉक्टर तक नहीं दे पाया। बहुत अफसोस की बात है इस चीज़ का। तो मैं 12 घंटे बंद को बेहोश हो गया, मैं जोली ग्रांट जाके ट्रीटमेंट करा। बहुत अफसोस हुआ मेरा। मैं तो वैसे देहरादून रहता हूँ, पर बाद में छुट्टी आया था तो ये कंडीशन हुई तो मैंने देखा थलीसैन का, मैंने वैसे डाला भी है। तो वहीं थराली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली विधानसभा के नारायण बगड़, थराली, देवला तीनों विकास खंडों का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिस पर विधानसभा की एक बड़ी आबादी इलाज के लिए निर्भर रहती है। लेकिन संसाधनों के अभाव में जहां देवाल और थराली की गर्भवती महिलाओं को यहां से 60 किलोमीटर दूर बैजनाथ, बागेश्वर या कारप्रयाग को दौड़ लगानी पड़ती है। अब यहां की प्रस्तुता महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए लंबी दूरी नहीं नापनी पड़ेगी। थराली विधायक भोपाल राज टमटा ने बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात कर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है, जिस पर शासन द्वारा राज्य के अस्पतालों में रखी ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीनें जिनका वर्तमान में कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी मशीनों को थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नंदनगर को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दुरुस्त क्षेत्र के लोगों को अल्ट्रासाउंड सुविधा के से वंचित ना होना पड़े। ऐसे में अब विधायक टमटा के इन प्रयासों को पंख लगते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में ही गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की
सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अभाव में कतिपय बार गर्भवती महिलाओं को रेफर करने की नौबत आना पड़ती है। महिलाओं को अब इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जहां पर गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कर दी गई है। और साथ ही साथ अब ये भी एक अच्छी खबर है कि जहां पर थराली और नंदनगर केंद्र को ये सौगात मिली है, जहां पर अब महिलाओं को कहीं दूर प्रसव के लिए जाना नहीं पड़ेगा। जहां पर आपको बताते चले कि गर्भवती महिलाओं के लिए एक ये अच्छी खबर है, जहां पर अल्ट्रासाउंड की अब अस्पताल में थराली और नंदानगर केंद्र को व्यवस्था कर दी गई है, जहां पर अब प्रसव के लिए महिलाओं को दूर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वहीं ऐसे में अब विधायक टमटा के इन प्रयासों को पंख लगते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में ही गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अभाव में कतिपय पर गर्भवती महिलाओं को रेफर करने की नौबत आन पड़ती है। निश्चित रूप से मैं जब मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैं चुनावों के समय गया था, तब से लेकर के आज तक मैंने ये महसूस किया है बहुत लंबे समय से कि हमारे क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति की महिलाओं के लिए, बहू बेटियों के लिए अल्ट्रासाउंड की बहुत ही असुविधा थी, जिसमें लोगों को दूर दराज जाना पड़ता था। कुछ लोग गरुड़ जाते थे, कुछ श्रीनगर ऋषिकेश तक जाते थे और बहुत असुविधा होती थी। कभी कभार ऐसी घटनाएं घट जाती थी कि जिसको हम कह नहीं सकते हैं, और ये चिंता मेरी हमेशा बनी रही। इस संबंध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चले सत्र में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बजट की तारीफ की और कहा कि बजट आम जनता को नजर में रखकर तैयार किया गया है। सत्र में विधायक प्रदीप बत्रा ने रुड़की विधानसभा की जनता के हक में कई मुद्दे उठाए। इस दौरान रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने रुड़की चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग भी की और चिकित्सालय रुड़की क्षेत्र की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय में जच्चा बच्चा केंद्र को मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के रूप में संबोधित किया। वही चिकित्सकों को तैनात करने की मांग की है और है जिससे जनता को काफी लाभ मिलेगा। विधायक ने इस बजट सत्र की तारीफ की है, जहां पर चिकित्सालय के मेडिकल कॉलेज में मांग उठाई गई है बनाने के लिए। वहीं जनता के लिए प्रदीप बत्रा ने ये सारे मुद्दे सत्र में उठाए हैं। वहीं आपको बताते चले कि जनता के लिए ये सारे बत्रा ने मुद्दे उठाए हैं इस बजट सत्र में। विधायक प्रदीप बत्रा ने रुड़की विधानसभा की जनता के हक में कई मुद्दे उठाए और इस दौरान रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने रुड़की चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की और चिकित्सालय रुड़की क्षेत्र की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय में जच्चा बच्चा केंद्र को मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के रूप में संबोधित किया। बजट था और बहुत अच्छा बजट पेश किया गया। सरप्लस का बजट था, 70,407 करोड़ का बजट रहा और पहली बार सरप्लस का बजट आया है कि घाटा जो है कम किया गया है स्टेट का। और रुड़की के मुद्दों के बारे में बात करें तो रुड़की के लिए मैंने कई अहम मुद्दे उठाए हैं। रुड़की में एक तो खिलाड़ियों के लिए मैंने मुद्दा उठाया कि खिलाड़ी जो हमारे प्रतिभावान हैं और जो टैलेंटेड हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय से उनको आमंत्रण आता है, तो उनके लिए सरकार क्या खर्चा उनका वहन करेगी। और जो बच्चे मेडल लेकर आए हैं, जैसे ओलंपिक्स में अभी डेफ ओलंपिक में बच्चे मेडल लेकर आए हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में एशियाड। पौड़ी देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर पायल गांव के पास अचानक 108 आपातकालीन सेवा वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई है, जबकि वाहन में सवार दूसरे युवक को मामूली चोट आई है। वही आपको बताते चले कि 108 वाहन संख्या है जहां पर पायल गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर अनियंत्रित वाहन खाई में गिर गई है। आपको बताते चले कि पौड़ी देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर पायल गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार दूसरे युवक को मामूली चोटें आई हैं। फिटनेस करने के बाद के देहरादून से ये रास्ते में अचानक मोड़ पे बाइक मिली
तो उसी का कारण ड्राइवर सामान नहीं सका, गाड़ी फेंक दी नीचे। बाइक ऊपर से डाउन में बाइक आ रही थी और वो चलाए के लिए अपने 108 आ रही थी, तो उसने उसी के कारण से नीचे फेंक दी, बाइक बचाने के चक्कर में। पेशेंट आया था हमारे पास, 2 पेशेंट आए थे एक्चुअली, सुरेंद्र और वीरेंद्र। इनका एक्सीडेंट हुआ था नियर देव प्रयाग, अराउंड 2 PM एक्सीडेंट हुआ था और पेशेंट आया हमारे पास। जब आया मरीज़ तो जो सुरेंद्र पेशेंट था उसका BP पल्स कुछ भी नहीं आया था और ना कैरोटेड ना वीडियो, जो भी हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, वो पल्सेस नहीं आ रही थी। फिर हमने ECG किया तो उसमें एसिस्टॉल आ रहा था, तो हमने इनको डिक्लेयर डेड कर दिया पेशेंट को अराउंड। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।